समाजवादी पार्टी ने यूपी से 7 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अमर सिंह को भी अपना कैंडिडेट बनाया है। समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह के अलावा कांग्रेस से हाल ही में सत्ता में वापसी करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा भी शामिल हैं। इन दोनों के अलावा संजय सेठ, सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन सिंह, विश्वंभर प्रसाद निषाद और अरविंद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरा नाम है श्री अमर सिंह। अब पार्टी वालों को टिकट दिया गया और आप लोग समझते हो नेताजी के दिल में हैं और दिल से बड़ी कोई जगह है न होती नहीं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अमर सिंह की उम्मीदवारी को लेकर मुलायम यादव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में आजम खान का विरोध भी देखने को मिला। ऐसी खबरें हैं कि अमर सिंह के नाम से नाराज आजम मीटिंग छोड़कर चले गए। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने में समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। दिल्ली नगर निगम की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव ने कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटा दी है। वहीं बीजेपी को झटका लगा है तो आम आदमी पार्टी भी उम्मीद के मुताबिक सीटें जीतने में नाकाम रही है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जबकि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। 13 सीटों में से एपी ने 5, कांग्रेस ने 4 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। जिन 13 सीटों के लिए चुनाव हुए उनमें से कांग्रेस के पास कोई भी सीट नहीं थी, इसीलिए जश्न भी जमकर मन रहा है। हमारा ये मानना है कि जो कांग्रेस के साथ में जो तबके ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ में थे वो वापस कांग्रेस में आए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। वहीं तीनों एमसीडी पर काबिज बीजेपी के लिए इसे झटका माना जा रहा है। मैं इनको कोई बहुत ज्यादा महत्ता नहीं देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ 13 सीटों के ऊपर है और अभी साल 6 महीने में इलेक्शन होने ही वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भले ही इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही हो, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक सीटें उसे भी नहीं मिली। अगले साल दिल्ली की तीनों एमसीडी के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि किसी भी पार्टी की राह आसान नहीं रहने वाली। आतंकी मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की भारतीय कोशिशों को कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले को लेकर इंटरपोल ने अजहर समेत 4 आतंकियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंटरपोल ने मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ, कासिम जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इन सभी को पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में नोटिस जारी किया गया है। एनआईए ने इन चारों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील इंटरपोल से की थी। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने मसूद अजहर को कॉर्नर करने की बड़ी कोशिश की। 2010 में तत्कालीन सरकार ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की पहल के तहत जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ समेत कई आतंकियों को रिहा किया था। सूत्रों के मुताबिक लतीफ ने ही हमलावरों को हथियार और जरूरी सामान मुहैया कराया था। अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ये आतंकवादियों से नरमी और राष्ट्रवादियों से गर्मी, ये कांग्रेस की बहुत ही पुरानी सियासी हठधर्मी है और इसका ही एक के बाद एक उदाहरण सामने दिखाई पड़ता है। वहीं इस मुद्दे पर बैकफुट पर दिख रही कांग्रेस ने कहा कि कई बार सरकार में रहने के दौरान गलतियां होती हैं। Steps taken by any government in full confidence sometimes may not produce a desired result. इससे पहले पठानकोट हमले को लेकर मसूद अजहर समेत कई आतंकियों के खिलाफ भारत ने कई सबूत पाकिस्तान को सौंपे, लेकिन हर बार पाकिस्तान इन्हें झुठलाता रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ और शोपियान में मिलिटेंटों के साथ हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों को एक मिलिटेंट को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पहला एनकाउंटर शोपियां में एलओसी के करीब सोमवार की रात सावजीन इलाके में हुआ, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान बिलाल भट्ट के रूप में हुई है। साथ ही 2 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है। वहीं कुपवाड़ा में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। काफी बड़ा सक्सेस है हमारे लिए, क्योंकि हमने एक नामी आतंकवादी जो कि एक लिस्टेड मिलिटेंट है और काफी देर से बिलाल भट्ट जिसका नाम है, वो बारामूला में ऑपरेट कर रहा था। कश्मीर में जहां एक तरफ 2 एनकाउंटर हुए, वहीं जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आज सुबह पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। ये उनका ब्लीड इंडिया जो एक पॉलिसी, उसका ये एक पार्ट है।
पिछले कुछ वक्त से आतंकियों के साथ मुठभेड़ों की घटनाओं में इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में अब तक सुरक्षा बलों ने 41 मिलिटेंटों को मार गिराया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। पीओके में कुछ दिनों पहले आईएसआई ने लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ एक बड़ी बैठक कर कश्मीर में बड़े हमले का आदेश दिया है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आतंकी संगठन भारत पर हमले की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पीओके में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मीटिंग की है। साथ ही उन्हें सभी को एकजुट कर घाटी में बड़ा हमला करने का हुक्म दिया है। आतंकी संगठन सेना के ठिकाने, आर्मी पोस्ट और पुलिस स्टेशन को निशाना बना सकते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने नकली फेसबुक अकाउंट्स, फर्जी वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए, जिसके जरिए पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के फोन में मौजूद हर छोटी बड़ी जानकारियां चोरी की। आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को सलाह दी है कि पहले वो आम लोगों के बीच घुल मिल जाएं और उसके बाद सुरक्षा बलों पर हमले करें। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के लिए ईडी जल्द ही यूएई से अपील करेगा। इससे पहले क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल दुबई में रहता है और उसकी कंपनी अबू धाबी में है। सूत्र बताते हैं कि ईडी अब उसके प्रत्यर्पण को लेकर यूएई से अपील करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मिशेल ब्रिटिश नागरिक है, इसलिए ईडी ने इसके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से भी गुजारिश की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस केस से जुड़े कई मुद्दों पर सफाई चाहती है, जिसके बाद ईडी ने यूएई से अपील करने का मन बनाया है। 2013 में सीबीआई ने ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन केस दर्ज होने के अगले ही दिन क्रिश्चियन मिशेल भारत छोड़कर दुबई चले गया था। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने आज स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल राहा पहले वायुसेना अध्यक्ष हैं जिन्होंने तेजस में उड़ान भरी है। भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस को एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने करीब 30 मिनट उड़ाया। राहा ने इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए अच्छा फाइटर प्लेन बताया। तेजस को जल्द ही एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि तेजस की पहली स्क्वाड्रन में 4 फाइटर प्लेन होंगे और इसे HAL के हैंगर से ऑपरेट किया जाएगा। 1 साल बाद इस स्क्वाड्रन को कोयम्बटूर शिफ्ट किया जाएगा। तेजस अब तक 3050 फ्लाइंग टेस्ट से गुजर चुका है। तेजस अपने हर परीक्षण में खरा उतरा है और इसी साल वायुसेना तेजस की पहली स्क्वाड्रन बनाना शुरू कर देगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को तुरंत उनके पद से हटाने की मांग की है। स्वामी ने चिट्ठी में लिखा है कि राजन मानसिक तौर पर भारतीय नहीं है और न ही उनकी नीतियां भारत के लिए सही है। राज्यसभा में बीजेपी के मनोनीत सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर आरबीआई गवर्नर को हटाने की मांग की। राजन ने पीएम को चिट्ठी लिखी और कहा, राजन जानबूझकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो सीधा आपका इकोनॉमी को चौपट कर रहा है, आपके ग्रोथ रेट को कम कर रहा है, इंडस्ट्रीज को बंद करा रहा है। स्वामी ने आरोप लगाया कि आरबीआई गवर्नर मानसिक तौर पर भारतीय नहीं है, वो देश में ग्रीन कार्ड के साथ रह रहे हैं, इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी को लगे कथित देश विरोधी नारेबाजी के 4 वीडियो जांच में सही पाए गए हैं। ये खुलासा गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से हुआ है। जेएनयू में 9 फरवरी को हुई देश विरोधी नारेबाजी के 4 वीडियो जांच में सही पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपी अंतिम रिपोर्ट में गुजरात की गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब ने 4 वीडियो की सच्चाई पर मुहर लगा दी है। इन वीडियो क्लिप्स में किसी तरह की छेड़छाड़ के भी सबूत नहीं मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को देश विरोधी नारेबाजी की ये वीडियो जेएनयू के सुरक्षा कर्मियों और छात्रों से मिले थे, जिन्हें मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में दिख रहे लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य नारेबाजी करते दिख रहे हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स पर अंतिम रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी ने आज सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हालांकि मनोरमा देवी खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बता रही हैं। बिहार के गया रोड रेज मामले में आज सुबह जेडीयू से निष्कासित एमएलसी मनोरमा देवी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मनोरमा देवी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव रोड रेज में आदित्य मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने मनोरमा देवी के घर से शराब जब्त की थी और उनका घर सील कर दिया था। मनोरमा ने अब खुद को राजनीति के तहत फंसाने का आरोप लगाया है।
नहीं, हमको राजनीति के तहत फंसाया गया है। भाजपा के लोग हम जबरदस्ती कर रहे हैं। वहीं बिहार में जंगल राज को लेकर आज बीजेपी ने राज्यपाल से शिकायत की है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। मुंबई में एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने आज ह्यूमन चेन बनाकर अपना विरोध जताया। ये तस्वीरें मुंबई की हैं और विरोध कर रहे ये लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के माता पिता हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर ह्यूमन चेन बनाकर ये अपना विरोध जता रहे हैं। इनकी मांग है कि इस साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट को टाल दिया जाए। नीट के लिए तो सिलेबस की बुक्स ही अवेलेबल नहीं है पूरे महाराष्ट्र में। एक बच्चे का साल बिगड़ने का मतलब केवल साल नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ना है।